So chapter number 15, waves, which basically covers NCERT साउंड वेव्स. ठीक है. यहाँ पर बेसिकली जो स्नैपशॉट है इन्होंने इसमें उन्होंने जो चीजें हमने ऑलरेडी देखी है वो सारी चीजें दी हुई है. So I think I'll directly go for the ये जो फॉर्मूले है ये फॉर्मूले हमने पहले ही देखे हुए हैं. देखिए we already know this formula. Please check, just have a look at this. if we say ये फॉर्मूले अपने को ऑलरेडी पता है, जैसे कि आप लोग ये फॉर्मूले मार्क कर सकते हो. ये these are the formulae for the wave which is traveling in the positive x direction of x axis. ये अलग अलग फॉर्मूले k का ये फॉर्मूला है. we already seen all these things, है ना. यहाँ पर ओमेगा के लिए मैंने 2 पाई बाय टी लिखा और k के लिए 2 पाई बाय लैम्बडा लिखा. 2 पाई कॉमन निकाला तो ये वाला फॉर्मूला आएगा. 2 पाई बाय लैम्बडा कॉमन निकाला तो ये. तो तीनों फॉर्मूले अलग. these are the different formats of the same formula for the wave which is traveling in the positive x direction. इसी को अगर हम चलते हैं, इसी को अगर हम देखते हैं कि भाई the wave is traveling in the negative x direction, तो यही फॉर्मूले इस तरह से बन जाएंगे. the wave is traveling in the negative x direction, these are the three formulae for that. the wave which is traveling in the negative x direction प्लस बनेगा सिर्फ along negative x axis, isn't it? then phi के लिए फॉर्मूला, हाँ एक नया फॉर्मूला यहाँ पर जो आपको देखना है. the displacement is given by, the displacement जो होता है उसका, the displacement is given by y is equal to, हमने लिखा ना कि भाई y is equal to a sin of 2 pi t अपॉन t माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा, ऐसा फॉर्मूला होता है. अगर इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि जैसे वेव आगे ट्रैवल करता है, समझो कि दिस इज द ओरिजिन, तो वेव इज गोइंग टू गो लाइक दिस ना, ऐसा चलता जाएगा इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज द वाई डायरेक्शन. तो वेव इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड एज द डायरेक्शन ऑफ वेव वेलोसिटी. करेक्ट. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रांसवर्स वेव, और यहाँ पर कोई पार्टिकल है, समझो this particle is at what distance, this particle is at the distance x. so इस particle का displacement, because this particle is going to vibrate along this direction, मतलब हर एक particle इस direction में ऐसे vibrate करता रहेगा. it is performing simple harmonic motion and at any particular point of time the displacement, क्योंकि कोई particle का displacement ज़्यादा है, किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कम है, किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो वो दिस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. सो हियर वी कैन से दैट दिस y इज अ फंक्शन ऑफ, दिस y is a function of x and t. So we write it as y, which is a function of x and t. x is here distance and t is the time. y is a function of x and t. y is a function of x and t. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? So इसे अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, if I differentiate this y with respect to t, then that will give me the velocity of the particle. ये तो displacement है. The velocity of the particle is given by this formula. We call this as the instantaneous velocity, the velocity at any instant. It is dy by dt. इसको u बोले या v बोले कोई बात नहीं है. Okay, इसको u इसलिए बोल दिया कि v is the particle, v is the velocity of the wave. इसलिए particle velocity is denoted by u. Okay, is equal to, अगर मुझे इसको differentiate करना है तो आपको मैंने चेन रूल समझाया था इन शॉर्ट में, जो चेन रूल प्रीवियस लेक्चर में बताया था, उसी को दोबारा यहाँ पर अप्लाई करेंगे. a इज अ कांस्टेंट, साइन ऑफ ब्रैकेट है, ये देखिए ये अगर साइन ऑफ t का होता डेरिवेटिव तो cos t लिखते, लेकिन साइन ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव हम लिखेंगे cos ऑफ ब्रैकेट, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट, cos ऑफ ब्रैकेट इनटू d by dt ऑफ द ब्रैकेट. वेल व्हाट इज दिस ब्रैकेट? ये ब्रैकेट क्या है? दिस ब्रैकेट इज नथिंग बट 2 पाई t अपॉन t माइनस x अपॉन लैम्बडा. ठीक है. अगर इसको मैं ओपन कर लूं तो दिस विल बिकम, ये ब्रैकेट दोबारा लिखना है तो आई विल राइट दिस इज 2 पाई t अपॉन t माइनस 2 पाई x अपॉन लैम्बडा. समझ में आ गई बात? अब इसको मैं दोबारा लिखना चाहूंगा, सो दिस विल बिकम व्हाट? दिस विल बिकम a. देखिए ये cos तो एज इट इज रहेगा, cos ऑफ दिस ब्रैकेट क्या है जी? ये ब्रैकेट, दिस ब्रैकेट इज नथिंग बट 2 पाई t अपॉन t माइनस x अपॉन लैम्बडा. ये तो है. इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे
व्हेन आई डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू t एंड दिस विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पर t नहीं है इसके, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 आएगा. यहाँ पर ये रहा कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ t इज 1, तो इसका डेरिवेटिव अगर हम लिखेंगे तो दैट डेरिवेटिव कम्स आउट टू बी 2 pi by t, 2 pi by t. तो इस तरह से the velocity is given by a 2 pi by t. देखिए यहाँ पे a 2 pi by t into cos of this bracket. Do you see that? This is how we get the velocity. Did you understand that? Did you get that? Okay. इस तरह से अपने को ये मिलेगा. Any doubts about that? ये मैंने आपको यहाँ पे लिखा डायरेक्ट दिया है एक्चुअली. ये आपको ये do you want this in writing? अगर आपको चाहिए तो ये बहुत अच्छा, इसका दोबारा एक्सेलरेशन भी आप you want me to give it in the this thing? चलिए यहाँ पे मैं लिखूंगा the displacement of the particle, displacement of particle, which is denoted by y of xt. It is given by the formula a sin of, अब sin of मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, isn't it? हमने यहाँ पे देखा ना, it can be in this form omega t minus kx. यहाँ पे माइनस होगा if it is traveling in the positive x direction, if the wave is traveling in the positive x direction. So if I draw here the diagram, this is the wave, this is the y axis, this is y axis and this is the x axis. तो अगर वेव कुछ इस प्रकार जा रहा है and I am considering any point here. Now this point is at what distance here? यहाँ से कितने distance पर है वो point? This point is at a distance x. So its displacement at any point of time t is given by this formula. I hope this is clear to you all. ये formula है, isn't it? This is the displacement of the particle. I would say this is the displacement of the particle, and this wave is traveling in the positive x direction, isn't it? मुझे अगर इसका velocity, instantaneous velocity of the particle, अच्छा इस इक्वेशन को मैं दूसरे ही फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ. Before I go further, the same equation I can write in the different form also. कैसे? It can also be given by y of xt is equal to, यहाँ पर जो ओमेगा होता है, इस ओमेगा is given by 2 pi by t and k is given by 2 pi by lambda. If I'll substitute and if I'll take 2 pi by t, 2 pi को out, तो ये क्या बन जाएगा? a sin of, क्या बन जाएगा जी? ये sin of 2 pi, और ये क्या बनेगा? 2 t upon t minus x upon lambda. क्या ये वही सेम टाइप ऑफ फॉर्मूला नहीं है? Is it not the same formula in the different format? It's the same formula in the different format. समझ में आ गई बात? और एक फॉर्मेट क्या है उसका जो हमने देखा वही यहाँ पे. There's one more format of the same formula, vt minus x. चलिए देखते हैं वो भी कैसा आएगा. अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 2 pi by k जो है, k is also given by, if I'll multiply it by n, 2 pi n and divide it by n, n से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सो k के लिए नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 pi n is ओमेगा and n lambda is v. सही है? बराबर है क्या? ओमेगा अपन v. So if I'll substitute for this here, अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 2 pi by lambda कॉमन लिया है, 2 pi by lambda. चलिए मैं k के लिए सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. If I'll substitute for k, this will become y of x comma t is equal to a sin of, I'm substituting, this is omega t minus 2 pi upon lambda into x. ठीक है?
और ओमेगा के लिए भी मैं सब्स्टिट्यूट कर लूँ, इफ आई सब्स्टिट्यूट फॉर ओमेगा आल्सो, ओमेगा के लिए सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, व्हाट विल बी द सब्स्टिट्यूशन फॉर ओमेगा, इट इज 2 पाई n, 2 पाई n, ये मैंने ओमेगा के लिए सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है, a into sin ऑफ, इसमें किसी को कुछ डाउट्स है अभी तक? I substituted for omega and I substituted for k, ठीक है। यहाँ से मुझे 2 पाई बाय लैम्बडा कॉमन निकालना है, प्लीज रिमेम्बर, अगर मुझे 2 पाई बाय लैम्बडा कॉमन निकालना है तो यहाँ पर लैम्बडा है नहीं जो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा किसी तरीके से, सो आई विल डिवाइड इट बाय लैम्बडा, मल्टीप्लाई इट बाय लैम्बडा, तो यहाँ से ये 2 पाई बाय लैम्बडा और ये 2 पाई बाय लैम्बडा कॉमन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बताइए मुझे, so become y of x comma t is equal to a sin of, क्या बनेगा जी, 2 पाई बाय लैम्बडा, ब्रैकेट में n लैम्बडा क्या होता है, व्हाट इज n लैम्बडा, v is equal to n लैम्बडा ना, बराबर है क्या, सो दिस विल बिकम vt माइनस x, तो ये है तीसरा फॉर्मूला, एंड यू हैव टू रिमेंबर ऑल द थ्री फॉर्मूले, इज दैट क्लियर, फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द particle, displacement of the particle of the wave which is traveling in the positive x direction. Any doubts about this? दूसरा पॉइंट, दूसरे मुद्दे की तरफ जाते हैं कि अगर यह है डिस्प्लेसमेंट, देन व्हाट इज द पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी जिसे हम कई बार u से डिनोट करते हैं या फिर vp से डिनोट करते हैं, ये तो वेव वेलोसिटी है, दिस इज द वेव वेलोसिटी n लैम्डा, ये वेव वेलोसिटी है, तो पार्टिकल वेलोसिटी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, u, या फिर हम इसको vp बोलेंगे, इट इज नथिंग बट dy by dt, डिफरेंशिएट द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो इसमें से कौन सा वाला डिफरेंशिएट करूंगा, I'll डिफरेंशिएट दिस वन, ये वाला कोई भी कर सकते हो, I'll डिफरेंशिएट दिस, इज दैट ओके, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम दैट इज इक्वल टू d by dt ऑफ, क्या है वहां पर y, राइट ऑफ द एक्सप्रेशन a sin of bracket, this bracket is 2 pi p upon t minus x upon lambda, अब जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था उसके हिसाब से मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, a is a constant, sin of bracket का डेरिवेटिव होगा cos of bracket 2 pi p upon t minus x upon lambda, okay, into d by dt of bracket, so that is this bracket 2 pi t x upon lambda, इसको मैं ओपन करके भी लिख सकता हूँ इस ब्रैकेट को, इफ आई ओपन इट एंड राइट इट, ये ब्रैकेट क्या बन जाएगा अगर ओपन करके लिखेंगे तो, सो बिकम 2 पाई p अपॉन t minus 2 pi x upon lambda. Now when I differentiate this and this, ये डेरिवेटिव जीरो आएगा और यहाँ पर 2 pi by t इज अ कांस्टेंट, तो ये क्या बन जाएगा, a 2 pi upon t into small t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल t इज 1 into cos of 2 pi p upon t minus x upon lambda. Is this clear? This is the expression for the particle velocity. I hope this is clear to you all. I hope this is clear to you all. Is that clear? So let me put it in the box. ये आप इसको, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को 2 pi by t को लिखता हूँ a ओमेगा, this will become a omega cos of 2 pi t upon t minus x upon lambda. I hope this is clear. This is the expression for the particle velocity. Is that okay? समझे? इसी तरीके से अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, if I want the acceleration of the particle can be found out, यहाँ पे दिया है देखिए, acceleration of the particle can be found, this is instantaneous velocity, what we call this as instantaneous particle velocity at any instant, I'm going to call this as instantaneous,
particle velocity, that is particle velocity at any instant. It keeps on changing, by the way, it keeps on changing. इसी तरह से हम acceleration भी find out कर सकते हैं. अच्छा, by the way, ये जो expression हमने find out किया है, इस expression में देखिए, अगर हम पार्टिकल वेलोसिटी की बात करें, सॉरी डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो इसमें कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस ए फॉर? ये ए क्या होता है? ए क्या होता है? दिस ए इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड. इस ए को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, बराबर है ना? दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, सो आई एम गोइंग टू कॉल दिस एज डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड. आई एम गोइंग टू कॉल दिस एज डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड. और उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? देखिए, ये साइन ऑफ दिस ब्रैकेट है. तो साइन थीटा जब मैं बोलता हूँ, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट साइन थीटा, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ साइन थीटा? साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं होता है, बिकॉज़ साइन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इट इज डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, सो देयर इज नो यूनिट फॉर दिस. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर? सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जब होते हैं, tan थीटा, sin थीटा, sec थीटा, इट डज नॉट हैव एनी यूनिट, यूनिटलेस होते हैं. तो अगर मुझे y का यूनिट चाहिए, तो y का यूनिट विल बी सेम एज दैट ऑफ a का यूनिट, यस और नो? क्योंकि यहाँ पर साइन ऑफ समथिंग समथिंग है, तो उसका कोई यूनिट नहीं होगा. तो y अगर मेजर्ड इन मीटर्स है, तो एम्पलीट्यूड विल आल्सो बी मेजर्ड इन मीटर्स. अगर y सेंटीमीटर में मेजर किया है, तो एम्पलीट्यूड विल आल्सो बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. समझ में आ रही है बात? ओके. सो a y का जो भी यूनिट होगा, सेम यूनिट होगा डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का भी. समझ में आ गई बात? ठीक है. उसी तरीके से अगर अगला एक्सप्रेशन हम देखते हैं फॉर द इंस्टेंटेनियस पार्टिकल वेलोसिटी. तो इंस्टेंटेनियस पार्टिकल वेलोसिटी के लिए जो मैंने यहाँ पर बॉक्स डाल के रखा है, देखिए गौर से, ये जो बॉक्स मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, इंस्टेंटेनियस पार्टिकल वेलोसिटी, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस पार्टिकल वेलोसिटी. तो इसमें दिस थिंग या फिर दिस थिंग, क्योंकि यहाँ पर आगे कॉस है, सो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज v0. v0 मतलब इट इज वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, मतलब इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी. इज दैट क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, और वी आल्सो कॉल दिस एज मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी. इज दिस क्लियर टू ऑल? जैसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये होता है, वैसे मैक्सिमम वेलोसिटी ये होगा. इज दैट अंडरस्टूड? ऑलराइट. अच्छा, जो भी इसका यूनिट होगा, अगर ये सेंटीमीटर पर सेकंड में है, तो ये भी सेंटीमीटर पर सेकंड में होगा. अगर ये मीटर पर सेकंड में है, तो ये भी मीटर पर सेकंड में होगा. इज दैट क्लियर टू ऑल? ओके. सो दिस इज समथिंग न्यू दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, इजंट इट? उसी तरह से अब अगर मुझे एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल चाहिए, तो आप लोग बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? व्हाट डू वी डू फॉर एक्सेलरेशन? I know that acceleration is equal to dv by dt. Do we know this? Have we talked about this in physics? Velocity को differentiate करोगे तो अपने को acceleration मिलेगा. Rate of change of velocity with respect to time is acceleration, isn't it? Right? So this is nothing but d by dt of what is the particle velocity? मुझे लिखने दीजिएगा. This is a into omega. I'll call this as omega. Okay? A omega cos of bracket, cos of 2 pi t by t minus 2 pi x upon lambda. समझे? Now that is equal to, this is a constant, तो वो as it is रहेगा a omega, and cos of bracket का डेरिवेटिव होता है माइनस sin of bracket. समझे? माइनस sin of bracket. What is this bracket? This bracket is 2 pi t by t minus x upon lambda, isn't it? Into d by dt of bracket. What is this bracket? 2 pi t upon t minus 2 pi x upon lambda. अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लिया जाएगा, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t जो होगा वो 0 होगा. So when I differentiate this is going to give me minus a omega into sine of bracket. This bracket is 2 pi t upon t minus x upon lambda, और इसका डेरिवेटिव होगा 2 pi by t, but 2 pi by t is again omega, na? 2 pi by t is again omega. So what I get there?
This is nothing but minus a omega square sine of 2 pi t upon t minus x upon lambda. Is that okay? Now this is the expression for particle acceleration. This is the expression for du by dt. This is the expression particle acceleration. Let me put it in the box please. ये है पार्टिकल एक्सेलरेशन. अच्छा, इसमें आप लोगों को ये दिख रहा है कि व्हाट इज दिस, ये जो है वो क्या होगा, दिस इज द एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड. एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर so we say this is the expression for acceleration amplitude. This is the expression for acceleration amplitude, or we also call this as maximum acceleration. Maximum acceleration. Capital A stands for amplitude and small a stands for acceleration. Is this clear to you all? Okay. अब यही चीजें आप लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन नाम का एक चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड में, तब आप इसको और ज्यादा डिटेल्स में देखने वाले हो. फिलहाल मैंने यहाँ पर आपको, अच्छा और एक चीज मैं आपको बता दूं कि इफ आई लुक एट दिस एक्सप्रेशन केयरफुली, तो यहाँ का माइनस ओमेगा स्क्वायर में वैसे ही लिखूंगा, देखिए गौर से. और बाकी क्या बचा है वहां पे, बाकी ए बचा है साइन ऑफ 2 पाई टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा. अगर ये एक्सप्रेशन में देखूं गौर से, तो ये जो ब्लू वाला एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन आई एम एबल टू सी, कहाँ दिखाई दे रहा है वो वाला एक्सप्रेशन मुझे, देखिए ये सेम एक्सप्रेशन मुझे उसके डिस्प्लेसमेंट में दिखाई दे रहा है, a साइन ऑफ 2 पाई बाय टी. ये देखो ब्लू वाला एक्सप्रेशन, इज इट नॉट द सेम एक्सप्रेशन? वही ब्लू वाला एक्सप्रेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. सो गौर से अगर हम देखेंगे तो दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल. The acceleration of the particle, the acceleration of the particle is also given by minus omega square into what is this? This is nothing but the displacement of the particle. Can I call this as y? तो एक नया फॉर्मूला मिल गया मुझे. I get one more formula there. Minus omega square into y. Minus मतलब उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है. It is omega square times the displacement. Is this clear to you all? ठीक है. Well, remembering all these things, again you are going to come across these things when we will be studying the simple harmonic motion. लेकिन इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस है उसके लिए मैं आपको ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है. Now I hope with all these things I would like to start with, यहाँ पे ये सारी चीजें दी है उन्होंने. Minus omega square y. Can you see this? This minus omega square y. Acceleration is given by this minus omega square y. And acceleration amplitude is omega square into a. जो कि हमने अभी अभी बात करी है उसके बारे में. Yes or no? This is okay. ठीक है. So this was all about the what do you say, the displacement, velocity and acceleration of the wave. Okay. अब हम आगे चलेंगे इसके MCQs मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ. अब हम बढ़ते हैं. या लेट्स MCQs. देखिए कुछ क्वेश्चन जो है आई वुड रेकमेंड यू ऑल कि आप सारे क्वेश्चंस इसमें से मैं सॉल्व तो नहीं करूंगा. एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपको गो थ्रू करने पड़ेंगे. जो मैं स्किप करके जा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चंस आपको गो थ्रू कंपलसरी करने पड़ेंगे. ये नहीं कि सर ने नहीं सिखाया तो ये देखना नहीं है, नहीं. सो जैसे कभी ये क्वेश्चन, ये इसमें मुझे एक्सप्लेन करने जैसे कुछ नहीं है. व्हेन आई टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन हियर, which of the following waves is used in sonography? सोनोग्राफी में तो ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, उसके लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज किए जाते हैं. तो ये इंफॉर्मेशन आपको जब आप ये पढ़ोगे क्वेश्चन, तो थियोरेटिकल टाइप क्वेश्चंस है, उसको आपको खुद करने पड़ेंगे. इज दैट क्लियर? अगला, जैसे कि अब यहाँ का इंट्रोडक्शन अगर हम पढ़े, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन अगर पढ़े हम लोग, इसी about these ultrasonic waves, supersonic waves, यहाँ पे दिया हुआ है. देखिए आपको मैं बता दूं, ये जो इसका
हर एक चैप्टर का जो स्नैपशॉट्स, मतलब वहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की है, फिर उसके बाद रिव्यू फॉर्मूली है, फिर एमसीक्यू कॉर्नर है। तो अगर मैं यहाँ पे स्नैपशॉट्स के लास्ट पॉइंट तक चला जाऊँ, दे हैव गिवन हियर फ्यू थिंग्स हियर, क्या दिया है देखिए, ये आपको पढ़ने के बाद ही पता चलेंगे। जैसे कि when the observer is at rest and the source moves, यहाँ पर ये डॉपलर इफेक्ट दिया हुआ है, देखिए they are talking about here the डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, लास्ट पॉइंट अगर देखो, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द, कौन सा है, इसके पहले भी और कुछ चीजें मुझे आपको बतानी है, जैसे कि अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक एंड सबसोनिक, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है वो। सोनिक वेलोसिटी जो होता है, सोनिक वेव्स या सोनिक वेलोसिटी, सोनिक वेव्स जो होते हैं जिनका फ्रीक्वेंसी जो होता है, जो हम सुन सकते हैं, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होता है, तो उसका फ्रीक्वेंसी रेंज यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने, they have given that frequency range over here. Somewhere in this introduction part only they have given sonic velocity, ultrasonic and subsonic. तो 2 डेसिबल से 20 डेसिबल तक जो फ्रीक्वेंसी होता है, जो ऑडिबल होता है फॉर द ह्यूमन ऑडिबल रेंज, मेरे ख्याल से दिस इज गिवन इन, एक सेकंड, when we were talking about the HSC discussion, तो उसमें अगर आपको याद होगा तो I talked about the mechanical waves. What are the mechanical waves? Mechanical waves are the waves which require the medium. Mechanical waves can be of two types: progressive waves and the transverse waves and the longitudinal waves. बराबर है क्या? लेकिन वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं. What are the electromagnetic waves? Those are the waves which do not require any medium. ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल क्या है? लाइट वेव्स। ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल क्या है? लाइट वेव, इसके अंदर क्रेस्ट होता है और ट्रफ होता है, दे आर द, इजंट इट? सो ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है लाइट वेव्स, लॉन्जिट्यूडिनल का वेव्स का एग्जांपल है साउंड वेव्स, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय कंप्रेशंस एंड रेरिफैक्शंस। ठीक है, ये तो हो गए उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेशलिटी क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द वेव्स दे डू नॉट रिक्वायर द मीडियम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर सारे वेव्स आते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नाम की चीज होती है कि जिसके आपने ये स्पेक्ट्रम 9th या 10th में देखा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसके अंदर एक्सरेज होते हैं, गामा रेज होते हैं, सब जो तुम्हारे मोबाइल के वेव्स, कम्युनिकेशन वेव्स होते हैं, जीपीएस वाले वेव्स, सिग्नल, वो सब दे आर कमिंग अंडर द, तुम्हारे टीवी चैनल के सिग्नल्स, तुम्हारे रेडियो के सिग्नल्स, वो सारे वेव्स वहां पर आते हैं, तो उनको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, isn't it? So X-rays are specifically the electromagnetic waves. X-rays की अगर मैं बात करूं तो X-rays are the electromagnetic waves. समझे क्या? Light waves are also electromagnetic waves, and radio waves are also electromagnetic waves. तो इन तीनों की क्या खास बात है? इन तीनों की क्या खास बात है? Electromagnetic waves are the waves which do not require the medium. They do not require medium. They do not require medium. अगर medium नहीं तो they can travel in the vacuum also. Can they travel in the vacuum? Yes, they can travel in the vacuum. Isn't it? अब हमारे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये मेरा एक्सप्लेनेशन था, पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन किया है इंट्रोडक्शन। Which of the following waves do not travel in vacuum? तो ये तीनों वेव्स वैक्यूम में ट्रैवल करेंगे। तो सीस्मिक वेव्स, सीस्मिक वेव्स कौन से होते हैं? भूकंप करने वाले, isn't it? तो वाले वेव्स के लिए वैक्यूम में वो ट्रैवल नहीं कर सकते। सो व्हाट वुड बी द आंसर हियर? द सीस्मिक वेव्स दे डू नॉट ट्रैवल इन द वैक्यूम। इज दैट क्लियर? अब ये जो भी कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है आपको, तो ये व्हाट यू से, ये आपको थियोरेटिकल पार्ट था, लेकिन मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि ऐसे वाले क्वेश्चंस के साथ आपको डील करिए। इज दैट क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। नाउ द, देखिए यहाँ पे द ब्यूटी इज दैट यहाँ पे उन्होंने
टॉपिक वाइज क्वेश्चंस फ्रेम करके दिए हुए हैं and we can just go on discussing those questions. So let me start with the MCQ section here. क्या दिया है? What is the third question? The in a transverse wave, the particle of the medium vibrate in the direction perpendicular to the direction. क्या होगा? ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है बताइए मुझे. अभी अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया ये ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल था ना, ये वाला. दिस वाज द ट्रांसवर्स वेव, isn't it? यही ट्रांसवर्स वेव है ना. इसमें मीडियम पार्टिकल कैसे ट्रैवल करता है बताइए. हेलो प्लीज टेल. इसकी अगर बात करें तो पार्टिकल कैसे ट्रैवल कर रहा है. पार्टिकल इज ट्रैवलिंग लाइक दिस एंड द वेव इज गोइंग लाइक दिस. सो वाइब्रेट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन. ए इज द आंसर. इज दैट क्लियर? पार्टिकल वाइब्रेट्स in the direction perpendicular to the direction of propagation. Wave का जो velocity होता है, this is called as the direction of propagation. This is called as direction of propagation. Is that clear to you all? Is that okay? Any doubts about that? ठीक है, आगे चले. ये भी theoretical question था. यार ये मुझे डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, फोर्थ एंड फिफ्थ, लेकिन मैं अभी सिर्फ बात कर लेता हूँ उसके बारे में. क्या बात कर रहा हूँ? जी देखिए यहाँ पे क्या दिया है. अ ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट ऑफ, फटाफट बताइए. इट कंसिस्ट ऑफ बोथ क्रेस्ट एंड ट्रफ्स. अल्ट्रासोनिक वेव्स, इंफ्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग क्वार्ट्ज क्रिस्टल. दे आर ओनली लॉन्जिट्यूडिनल. ये एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा. दिस इज क्लियर? ठीक है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन. साउंड वेव्स ट्रैवल फास्टेस्ट इन, इसमें वैक्यूम में. साउंड वेव्स आर द लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स. लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स जो होते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स जो होते हैं, दे रिक्वायर द मटेरियल मीडियम. इसलिए वो वैक्यूम में तो ट्रैवल कर ही नहीं सकते. सो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द वैक्यूम इज इक्वल टू 0. बराबर है क्या? अच्छा, अब मुझे कुछ याद आ रहा है, मैं आपको बता दूं. HC वर्मा में जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, अगर आपको याद है, HC वर्मा बुक में जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें उन्होंने अपने को बोला था एक टेबल रेफर करिए. देखिए मैं यहाँ पर ही दे देता हूँ, यहाँ पर दिखा देता हूँ. देखिए HC वर्मा का फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये टेबल दिया था. यहाँ पे स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर, हाइड्रोजन, वाटर, कॉपर, एल्यूमिनियम. एयर 332, हाइड्रोजन जैसे जैसे उसका डेंसिटी बढ़ता जा रहा है, तो कॉपर, एल्यूमिनियम 5020 मीटर पर सेकेंड. सो साउंड वेव्स ट्रैवल फास्टर इन व्हाट? सॉलिड्स. इज दिस क्लियर टू यू? इज दैट ओके विद रेफरेंस टू ऑल दोस थिंग्स? ओके, कम बैक हियर. साउंड वेव्स आपको ये दिखाई दे रहा है, मैं बढ़ा कर दूं इसको थोड़ा सा. फाइन. साउंड वेव्स इन एयर कैनॉट बी पोलराइज्ड. साउंड वेव्स आर द ट्रांसवर्स वेव्स, और उसका पोलराइजेशन पॉसिबल ही नहीं है. यू कैन नॉट पोलराइज दोस. पोलराइजेशन के लिए अगर आपको कॉन्सेप्ट देखनी है तो मैं चाहूंगा आप लोग दोबारा इसी को देखिए. पोलराइजेशन का बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट दिया हुआ है. पोलराइजेशन ऑफ द साउंड वेव्स. देखिए ये रहा पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट. ये मृदंग बजा रहा है यहाँ से, और यहाँ पे स्लिट. अब ये जो वेव्स होते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेरिफैक्शंस. तो क्या इस स्लिट से वो पास हो पाएंगे? नहीं पास हो पाएंगे. यहाँ से कौन से वाले वेव्स, सिर्फ और सिर्फ कौन से वाले वेव्स पास हो सकते हैं यहाँ से?
यहाँ से पास होने वाले वेव्स जो होते हैं जो इस प्लेन में ऐसे जाने वाले हैं, सिर्फ वो वेव्स यहाँ से आगे पास हो सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? अगर तो ये कौन से वेव्स होते हैं? दीज आर द ट्रांसवर्स वेव्स. Of sound waves are not the transverse waves. Are you understanding that? If the waves are traveling in this way, तो ये waves तो आगे पास नहीं हो सकते. लेकिन यहाँ पर जो तैयार होते हैं waves, these are not the transverse waves, but these are the longitudinal waves. Are you understanding that? Is this okay? So polarization of sound waves is not possible. Polarization of sound waves is not possible. यहाँ पर वही चीज explain करी है इन्होंने. It is not possible to polarize. This is coming from NC Verma. Is this clear? So coming back to this question, why they cannot be polarized? Because they are longitudinal. इसलिए उसको polarize नहीं किया जा सकता. I hope this is clear to you all. Okay, I'll go for the next question. अगले question की तरफ पढ़ते हैं. चलिए देखते हैं अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन. Which of the following statements, can you read this properly? Okay? Which of the following statements is incorrect? Incorrect मतलब बाकी के तीन करेक्ट होने वाले हैं. During the propagation of plane progressive mechanical wave. Progressive मतलब जो आगे प्रोग्रेस करता है, आगे चलता है. Progressive mechanical wave जो हमने आपको ये देखा था ना, क्या बोलते हैं उसको, मैक्सिकन वेव. ऑडियंस का बात किया था. दैट वाज अ प्रोग्रेसिव वेव. प्रोपेगेट वाटर के ऊपर जो वेव तैयार होता है, इट्स अ प्रोग्रेसिव वेव. इट प्रोग्रेसेस है. ठीक है, तो उसके बारे में क्या क्या सही है. तो पहला स्टेटमेंट है ऑल द पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज. ये गलत चीज है. ऑल द पार्टिकल्स डू नॉट वाइब्रेट इन द सेम फेज. सेम फेज का मतलब है सारे के सारे एट द सेम टाइम ऊपर जाते हैं और सारे के सारे एट द सेम टाइम नीचे आते हैं. ऐसा होता है क्या? नहीं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये आगे चला जाता है. So they are not in the same phase, they are in the different phases. Is that clear? बाकी के पार्टिकल एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल द पार्टिकल्स आर इक्वल. हाँ, वो सही होता है. हर एक पार्टिकल उतने ही एम्पलीट्यूड पर चला जाता है. बराबर है क्या? लेकिन एक के बाद एक, एक के बाद एक चला जाता है. Then so this is the correct statement. Particles of the medium execute SHM. Yes, SHM is simple harmonic motion, vibratory motion. तो जो मैक्सिकन वेव है उसमें हमने देखा कि जो एक स्पेक्टेकल आता है, एक जो बंदा आता है वो खड़ा रहता है, फिर उसके अगला वाला, फिर उसके बाद अगला वाला, and all of them they are performing this kind of motion. This is called a simple harmonic motion. Is this clear? So this is also correct. Next, wave velocity depends upon the nature of the medium. Yes, it very much depends on the nature of the medium. क्योंकि मीडियम अगर वैक्यूम है तो वो वेव आगे चला जाता ही नहीं है. साउंड वेव्स की अगर बात करें तो या दूसरे किसी. So it very much depends upon the nature. So all these three are correct. Therefore, it is not the answer. But the first one is incorrect, and hence it is the correct answer. Is this clear? They wanted incorrect statement. Do you understand that? Agla question. The propagation constant of the wave is also called as. The propagation constant k is equal to 2 pi by lambda is equal to omega upon v is also called as wave number. Is also called as wave number. Is that okay? Here I would like to take you all to the other part of this chapter जहाँ पर उन्होंने वेव नंबर के बारे में बात करी है. चलिए कोई नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं. So let us proceed further now. अगला क्वेश्चन. ओमेगा इज कॉल्ड एज वेव नंबर या मैक वेव नंबर भी कहते हैं. मैक वेव. चलिए कोई नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. चेक. The equation of the progressive wave is given by this. Now y in meter and x is also in meter and t is in seconds. ये दिया हुआ. Which equation I'll compare this with? There are three equations that we have talked about here.
कौन सा इक्वेशन के साथ? देखो तीनों इक्वेशन के साथ अगर मैं कंपेयर कर लेता हूँ तो आई विल कंपेयर इट विद द इक्वेशन जिसमें साइन ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है। तो पहला वाला, बाहर अगर 2 पाई है तो ये, और बाहर अगर 2 पाई बाय लैम्बडा है तो ये इक्वेशन। ऐसे तीन इक्वेशंस होंगे। समझ में आ गई बात? आपको तीनों इक्वेशंस याद रखने पड़ेंगे। सो बाहर कुछ नहीं है तो विच इक्वेशन आई विल कंपेयर दिस विद? आई विल कंपेयर दिस विद y इज इक्वल टू, क्या इक्वेशन है? a sin ऑफ ओमेगा t माइनस के एक्स। जब तक आपको ये इक्वेशन याद नहीं है तब तक आप इसको लिख नहीं सकते और कंपेयर नहीं कर सकते। चलिए कंपेयर करने के लिए मुझे अब क्या कंपेयर करूंगा? ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई। समझ में आ गई बात? ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई एंड के, तो ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 100 पाई। समझे क्या? Isn't it? या फिर ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई एन इज इक्वल टू 100 पाई। अगर टाइम पीरियड पूछते हैं तो ये यूज करो, और अगर फ्रीक्वेंसी पूछते हैं तो ये वाला यूज करो। आई बात समझ में? इज दैट ओके? नाउ के, व्हाट इज के इज इक्वल टू? के इज इक्वल टू 0.4 पाई। के इज इक्वल टू 0.4 पाई, बट के के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 0.4 पाई। अगर वेवलेंथ पूछते हैं तो ये फॉर्मूला यूज करो, लेकिन k is also equal to 2 pi n and n lambda, that is omega upon v. k is also equal to omega upon v, that is equal to 0.4 pi. अगर वेलोसिटी पूछते हैं तो ये यूज करो। समझ में आ गई बात? अब मुझे उन्होंने क्या था? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज, अच्छा यहाँ पर दिस a is the amplitude, ये भी क्लियर है। This a is the amplitude. Do you see that? So what is a is equal to 5? 5 क्या? मीटर डजन क्या बोलने का? देखिए अगर ये y मीटर में है तो ये भी मीटर में ही होगा, because sin is a ratio. So this is 5 meter. So amplitude is 5 meter. Correct statement है ये। Wavelength of the wave is 5 meter. Okay, चेक करना है wavelength के लिए मुझे ये कंपेयर करना पड़ेगा, because here it is lambda. तो इसमें से pi gets cancel and 2 2s are. अब रेसिप्रोकल ले लो, because this is 0.1, so lambda is equal to 1 upon 0.2 मतलब 10 upon 2 मतलब 5। अगर ये मीटर में है x, अगर x मीटर में है तो लैम्बडा भी मीटर में ही होगा ना। सो लैम्बडा इज इक्वल टू 5 मीटर, ये भी सही है। तो वेवलेंथ इज 5 मीटर, ये करेक्ट है। इज दैट ओके? अगला, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी मतलब n, n के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला इक्वेट करूंगा 100 पाई, तो इसमें से पाई गेट्स कैंसिल एंड 250 जा, सो n is equal to 50 hertz. करेक्ट है? isn't it? So this is also correct. अब बात होती है वेलोसिटी की। जब मुझे ओमेगा पता है, वेलोसिटी के लिए मैं क्या करूंगा? ओमेगा पता है तो ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई अपॉन वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0.4 पाई। पाई गेट्स कैंसिल, v को इधर भेज दो, 0.4 को इधर भेज दो, सो दिस बिकम 100 अपॉन 0.4 इज इक्वल टू v, एंड देयरफॉर v इज इक्वल टू 1000 अपॉन 4। 1000 अपॉन 4, 1000 अपॉन 4 इज 250, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 250। ऐसा यूनिट्स है तो मीटर पर सेकंड ही बनेगा। इज दिस ओके? सो वेलोसिटी इज 250 मीटर पर सेकंड। ऑल आर करेक्ट, डी इज द आंसर। एनी डाउट्स? अच्छा, कैन आई कॉल दिस एज स्टार प्रॉब्लम? वेल, स्टार मतलब डिफिकल्ट। डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन हाफ स्टार है। हाफ स्टार इसलिए कि दिस इज कवरिंग एवरीथिंग। कैन आई से सो? कैन आई कॉल दिस एज अ हाफ स्टार प्रॉब्लम? So let me call this as a half star problem. Is this okay? Any doubts about that? चलिए, इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, and this is the analysis of that problem. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। I'll go for the next question. क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। A progressive wave is represented by this.
which of the three formats? तीनों फॉर्मेट अभी आपको मुझे बताने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। अगर तीन फॉर्मेट में लिखना चाहता हूं यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई बाहर रहेगा, तो दिस इज t बाई टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। ये एक फॉर्मेट है, सही है। दूसरा फॉर्मेट और एक है जो यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ, लास्ट में लिखूंगा। और तीसरा फॉर्मेट है y इज इक्वल टू a साइन ऑफ, बाहर अगर मैं 2 पाई बाय लैम्बडा लेता हूं तो अंदर क्या होता है, vt माइनस एक्स, vt माइनस एक्स। यह है तीसरा फॉर्मेट। और जो यहाँ पे यूज करने वाला फॉर्मेट है, जो बाहर कुछ नहीं है, तो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये तीसरा फॉर्मेट मुझे यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, यस और नो। इधर आपको ये तीनों फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। लेट मी टेल यू अगेन एंड अगेन। नाउ देयरफॉर हियर x and y are in meter. X is in meter, y is in meter and t is in seconds. चलिए फिर ये रहा एम्पलीट्यूड। उन्होंने पूछा है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी जो था, जिसको हमने v0 बोला था या जिसको हमने u बोला था, बराबर है क्या? पार्टिकल वेलोसिटी, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन जो हमने लिखा था वहां पे, इट वाज a ओमेगा। डू यू रिमेंबर दैट? अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया था, देखिए यहाँ पे। दिस इज पार्टिकल वेलोसिटी एंड दिस इज द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, जिसको हम वेलोसिटी एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। दिस इज द vmax पार्टिकल, इट इज a ओमेगा। तो आपको ये फिर वो फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है कि भाई पार्टिकल वेलोसिटी का मैक्सिमम इट इज a ओमेगा। इज दिस ओके? सो मुझे यहाँ पर एम्पलीट्यूड की जरूरत है और एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 1, सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 5 मीटर, बराबर है। एंड ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा के लिए मैं सीधा सीधा ये इक्वेट करूंगा। दिस इज ओमेगा, इट इज 100 पाई। सो ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई एंड देयरफॉर व्हाट इज द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी? इट इज इक्वल टू a, that is 5 into 100 pi, that is equal to 500 pi meter per second. 500 pi meter per second, D is the answer. Is this okay? It's all formula based. Is that okay? अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 12। Now before I go for 12th and 13th question, before I go for this 12th and 13th question, yeah, please pay attention. समझो कि यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, there is an observer over here. यहाँ पर एक what do you say, स्पीकर लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एक स्पीकर लगा हुआ है। अब अलग अलग तरह के थिएटर या साउंड इफेक्ट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ से कुछ वेव्स आ रही है, यहाँ से कुछ वेव्स आ रही है। बोथ द वेव्स दे हैव गॉट द सेम एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ से आने वाला वेव जो है उसका इक्वेशन, आई विल राइट दैट इक्वेशन एज y1। हाँ, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड अलग है, फ्रीक्वेंसी सेम है, सेम फ्रीक्वेंसी डिफरेंट एम्पलीट्यूड। तो उसका इक्वेशन होगा y1 इज इक्वल टू a1, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस या प्लस अल्फा 1। नाउ दिस इज परफॉर्म। तो यहाँ से आने वाला वेव इधर पहुंचेगा और यहाँ से आने वाला वेव इधर पहुंचेगा। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। वेव यहाँ पर पहुंच गया, कोई भी वेव होगा, साउंड वेव होगा या जो भी कुछ वेव होगा। तो यहाँ पर पहुंचने के बाद समझो
कि इस वेव की वजह से जो पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ वाइब्रेट होने की कोशिश कर रहा है बाय 4 मीटर, और यहां से आने वाला वेव जो है, ये जो दूसरा वाला वेव यहां से पहुंचने वाला, उसकी वजह से पार्टिकल को एट द सेम इंस्टेंट पार्टिकल को ये वेव नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है बाय 3 मीटर। मैं बात कर रहा हूँ साउंड वेव्स की, लेकिन यहाँ पर मैं ऊपर नीचे की बात कर रहा हूँ, मतलब ट्रांसवर्स वेव, जो आपको समझ में आ गया इसके लिए। तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट द सेम इंस्टेंट। एक वेव पार्टिकल को ऊपर खींच रहा है, दूसरा वेव पार्टिकल को नीचे खींच रहा है, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? जीरो नहीं होगा। एक 4 मीटर के से ऊपर खींच रहा है और दूसरा 3 मीटर से नीचे खींच रहा है, तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। डू यू अंडरस्टैंड दिस? एट द सेम इंस्टेंट। नाउ दिस इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको हम क्या कहते हैं? द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? let me explain you the principle of superposition. It says that so such waves are called as interfering waves, interference of sound waves, कि यहाँ से एक साउंड आ रहा है. Now this the interference is applicable in the sound waves as well as light waves. दोनों में हम ये पढ़ने वाले हैं कि यहाँ से एक वेव आ रहा है और यहाँ से एक वेव आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ रिजल्ट आएगा. तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, इट इज द वेक्टर सम ऑफ द टू. जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा, इट इज वेक्टर सम ऑफ द टू. तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज द वेक्टर सम ऑफ द टू. यहाँ पे दिया है देखो. While discussing the interference of two sound waves, it is advised that the waves be expressed in terms of pressure change. The resultant change in due to the thus one should not add the displacement vectors so as to obtain the resultant displacement wave. So let me talk about the interference. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स, इंटरफेरेंस और सुपरपोजिशन. Interference of two waves, or we also call this as superposition principle. तो मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ. यहाँ पे समझो एक वेव और एक एग्जांपल, उसको ऊपर की डायरेक्शन में 4 मीटर से खींच रहा है और दूसरा वेव उसको ऊपर की डायरेक्शन में 3 मीटर से खींच रहा है. तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? रिजल्टेंट होगा 7 मीटर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन. समझ में आ रहा है? अगला एग्जांपल, अगर उसको एक वेव 4 मीटर से ऊपर खींच रहा है और दूसरा वेव उसको 4 मीटर से नीचे खींच रहा है, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट? 0. Are you understanding that? Now this is called as vector sum. इसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर सम. This is called as vector sum. Is that clear? इस फर्स्ट वेव की वजह से इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय दिस, और सेकंड वेव की वजह से उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय y2 is equal to a2. The amplitude is different. Sin of omega t. Omega is same, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी सेम है, प्लस अल्फा 2. Is that clear? ये दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगे. अब एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम ये चाहे शायद एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो भी है, isn't it? तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय y is equal to, this is called as vector sum of the two. Vector sum of the two. तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, प्रिंसिपल यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, प्रिंसिपल का स्टेटमेंट मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ डायरेक्टली. यहाँ पे लिखा हुआ स्टेटमेंट मैं एक्चुअली आपको दिखाना चाहता था. सुपरपोजिशन ऑफ द वेव with two waves, when two waves, yeah, again, the principle of superposition of the wave, which states that when two or more waves traveling in a medium, traveling through a medium, pass through a common point, एक ही जगह पर वो दोनों waves आ रहे हैं, तो
एक वेव की वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, दूसरे की वजह से भी डिस्प्लेसमेंट होगा. So what is the resultant displacement? The resultant displacement is a vector sum of the two displacements. That is very simple. Okay, let's read this. When two or more waves traveling through a medium pass through a common point, each wave produces its own displacement at that point, independent of the presence of the other wave, and the resultant displacement at that point is equal to the vector sum of the displacements due to individual waves at that point. ये सिंपल शब्दों में मैंने आपको बता दिया कि दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे. 4 मीटर 3 मीटर, रिजल्टेंट क्या आएगा 7 मीटर. 4 मीटर 3 मीटर, रिजल्टेंट आएगा 1 मीटर. बराबर है. 4 मीटर 4 मीटर, द रिजल्टेंट आएगा 0. तो द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर सम ऑफ द टू. वेक्टर सम मतलब उसका डायरेक्शन भी टेकन इनटू अकाउंट. तो ये जो है इसको मैं चिपका देता हूं. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये मैंने इधर चिपका दिया. नहीं हो रहा है. Is this clear? And I have come back here. ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. अब इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के चलते होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ. ये दोनों के दोनों अगर मैं ऐड कर देता हूँ, if I add these two things, let's see what happens here. मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए. So y is equal to y1 plus y2, मतलब it will become a1 sin of omega t plus alpha 1 plus a2 sin of omega t plus alpha 2. ठीक है. अब इसे मैं किसी चीज से डिवाइड करता हूं, तो आई विल डिवाइड दिस बाय समथिंग. किस चीज से डिवाइड करेंगे हम लोग? एक थ्योरम या डेरिवेशन में आपको बताने जा रहा हूं जो याद रखने की जरूरत नहीं है. तो डायरेक्ट एंड रिजल्ट बता दूं या एक नहीं, डेरिवेशन मतलब दिस इज जस्ट सिंपल ट्रिग्नोमेट्री. सी आई विल ओपन दिस ब्रैकेट. यहां पर मैं यूज करूंगा sin ऑफ a plus b और यहाँ पर भी मैं यूज करूंगा sin ऑफ a plus b. वेरी सिंपल. सो दिस विल बेसिकली बिकम a1 टाइम्स sin omega t cos alpha 1 plus cos omega t sin alpha 1. सही है. प्लस a2 टाइम्स sin omega t cos alpha 2 प्लस cos omega t sin alpha 2. ये डेरिवेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस मैं आपको मैथमेटिकली समझा रहा हूँ. आप हर एक स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा. When I open the bracket, ये ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर sin of omega t कॉमन आएगा, देखिएगा ऑल्सो. कैन यू सी दिस? और यहाँ पर cos omega t भी कॉमन आएगा. कैन यू सी? So what do you get there? This will become therefore y is equal to, I will take sin omega t common. तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? a1 cos of alpha 1 plus a2 cos of alpha 2. Do you understand that? प्लस cos omega t जब कॉमन आएगा, cos omega t अगर कॉमन आएगा तो ब्रैकेट के अंदर आएगा a1 sin of alpha 1 plus a2 sin of alpha 2. समझ में आ गई बात? Isn't it? Now let me call this as r cos delta and this as r sin delta. अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो what will be y is equal to r sin omega t cos delta plus r cos omega t sin delta. तो यहां से r कॉमन आएगा and this is sin a cos b plus cos a sin b, which is sin of omega t plus delta. So this is again the equation of SHM.
दिस इज अगेन द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, जो हमने पहले लिया था उसी टाइप का इक्वेशन है. दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? तो इसमें मुझे आर और डेल्टा फाइंड आउट करना जरूरी बन जाता है. लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट आर एंड डेल्टा नाउ. आर एंड डेल्टा को अगर मैं फाइंड आउट कर लूं, क्या बनेगा? आर एंड डेल्टा फाइंड आउट करने के लिए पहले तो मैं इन दोनों को स्क्वायर और ऐड कर लूंगा. इफ आई स्क्वायर एंड ऐड देम, इसको स्क्वायर और ऐड करेंगे तो दिस विल बिकम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर कीजिएगा और इसको भी स्क्वायर कीजिएगा. इफ आई स्क्वायर इट, व्हाट इज दिस गोइंग टू गिव मी? a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 2 प्लस 2 टाइम्स a1 a2 साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2 प्लस, अब ये जो दूसरा है उसको भी स्क्वायर करना है. दिस बिकम a1 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा 1 प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा 2 प्लस 2 टाइम्स a1 a2 cos of alpha 1 into cos of alpha 2. Do you understand that? Isn't it? तो कुल मिलाकर क्या बन जाएगा यहाँ पे बताइए? If I'll add them, इसको अगर हम ऐड कर लेते हैं तो what we get there? This will give me, यहाँ से r स्क्वायर कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इज 1. यस और नो? यहाँ से साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 1. So this is simply becoming what? r square is equal to, यहाँ से भी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 इज इक्वल टू 1. बराबर है क्या? यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 2 दिस इज आल्सो इक्वल टू 1. और यहाँ पर 2a1 a2 कॉमन आएगा. 2a1 a2 कॉमन आएगा तो ब्रैकेट के अंदर आएगा cos अल्फा 1 cos अल्फा 2 प्लस sin अल्फा 1 sin अल्फा 2. Do you understand all these things here? So this will become a1 square plus a2 square plus 2 times a1 a2, and what is this becoming in the bracket? Cos a cos b plus sin a sin b. Cos a cos b plus sin a sin b is equal to dash dash is equal to cos of a minus b. तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम cos of alpha 1 minus alpha 2. Is this okay? And therefore finally what is the resultant? The resultant r is equal to square root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of alpha 1 minus alpha 2. Is this clear to you all? What is this expression for? Basically this is the expression for resultant amplitude. This is the expression for resultant amplitude. R जो है, R is actually resultant amplitude. Resultant amplitude of two SHMs. Amplitude. Is that clear to you all? तो ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है इसमें ये है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, एंड दिस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. प्लीज हैव अ लुक एट दिस. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है. एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट फेज. अब मैंने इसको स्क्वायर और ऐड किया तो मुझे ये मिल गया. इफ आई टेक द रेशियो ऑफ दीस टू, व्हाट आई विल गेट देयर? चेक हियर. अगर इन दोनों का रेशियो ले लूं मैं, टेक मी द रेशियो. सो इट विल बी लाइक r sin delta upon r cos delta. R is nothing but, it will be nothing but a1 क्या लिखा है? r sin delta is this, a1 sin alpha 1, a1 sin alpha 1 plus a2 sin alpha 2 divided by a1 cos alpha 1 plus a2 cos alpha 2. तो इसमें से r gets cancelled and I'll get this as tan and delta. Tan delta is equal to those things. This thing is what? This is nothing but a1 cos alpha, a1 sin alpha 1 plus a2 sin alpha 2 divided by a1 cos alpha 1, a2 cos alpha 2. Is this clear to you? Is that okay? ठीक है. So this is the expression for tan delta.
ये है एक्सप्रेशन फॉर tan डेल्टा विच गिव्स मी द फेज ऑफ द रिजल्टेंट एसएचएम। तो दो एसएचएम तो अगर ऐड होते हैं, एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम का मतलब होता है वेव की वजह से उस पार्टिकल का जो अप एंड डाउन या टू एंड फ्रो मोशन होता है उसे कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम, वाइब्रेटरी मोशन, स्विंग मशीन का नीडल, वाइब्रेटरी मोशन, isn't it? That type of motion is called as SHM. SHM चैप्टर में आप ये डिटेल में देखने वाले हैं। अब आप बोलोगे इससे ज्यादा क्या डिटेल में हो सकता है, सही बात है, ये बहुत ज्यादा डिटेल हो गया, बट दिस इज आल्सो कॉल्ड एज कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम। हम इसे कहते हैं कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम, ऑफ टू एसएचएम्स। अब ये मैं डायरेक्ट भी आपको फॉर्मूला बता सकता था, लेकिन मैंने बता दिया आपको इसका डेरिवेशन के साथ। डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये जो फाइनल आंसर आया है ये वाला फॉर्मूला आपको इस अगले दो क्वेश्चंस के लिए याद रखना पड़ेगा। अब ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना हो सकता है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम वो तब होगा जब इस कॉस का वैल्यू मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम तब होगा। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोसाइन फंक्शन? 1। कॉस फंक्शन मैक्सिमम कब होता है? 1 होता है, isn't it? तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस फंक्शन? 1। तो ये क्या बन जाएगा? इन दैट केस इट विल बिकम लाइक a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 times a1 a2। Are you understanding what I'm saying there? So this will be nothing but a1 square, a1 plus a2 bracket square। समझ में आ गई बात? isn't it? This is the maximum value हो सकता है, ये उसका maximum value हो जाएगा, isn't it? It will be a1 plus a2। This is the maximum। minimum value क्या होगा? -1। Is this okay? अच्छा, what will happen if they are in the phase? If two SHMs are in the phase, if two SHMs are in same phase। same phase का मतलब क्या होता है? सेम फेज का मतलब होता है अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2, मतलब दोनों एक ही साथ ऊपर जा रहे हैं, दोनों एक ही साथ नीचे आ रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। दे आर इन द सेम फेज। सेम फेज मतलब अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 अगर है सेम तो दैट्स इज cos 0, cos 0 इज 1, ऐसा ही आ जाएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल? तो अब यहाँ पे मुझे चाहिए, और अगर ये अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 का वैल्यू सेम फेज नहीं है, वो दूसरा में two SHMs are such that alpha 1 minus alpha 2 is equal to 90 degree, therefore cos of alpha 1 minus alpha 2 क्या आएगा? 0 आएगा। in that case what will be r is equal to, it will be a1 square plus a2 square। are you understanding that? isn't it? is that okay? so alpha 1 minus alpha 2 का वैल्यू अगर 90 डिग्री आ गया तो ऐसा हो जाएगा। is this okay? समझ में आ गई बात? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और 13 के लिए। Let me go for question number 12 and 13 which is based on this। ये अभी जो मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया है ना आप तुम लोगों को, ये पूरा का पूरा, ये उस दो क्वेश्चंस के लिए दिया है। Is that clear? अच्छा, अगर ये दो क्वेश्चंस हम 12th में सॉल्व कर लेते तो आपको समझ में आता, ठीक है? तो ये दो क्वेश्चंस अभी हम करने जा रहे हैं, just these two questions। देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन। देखिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन इलास्टिक वेव इज गिवन बाय, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसएचएम। 12th क्वेश्चन अगर देख रहे हो आप लोग, द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 3 sin of omega t plus 4 cos of omega t, 3 sin of omega t plus 4 cos of omega t। Are you understanding that? अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3 sin of omega t plus 0, this is alpha 1, plus now cos theta is actually equal to sin of 90 plus theta। You see, sin of 90 plus theta, yes। तो इस cos को मैं कन्वर्ट करना चाहूंगा sin में, दिस इज इक्वल टू sin of omega t plus pi by 2। Can I say so? Now can I say that this is comparable with y1
y1 or a1 sine of omega t plus alpha 1, and this is a2 sine of omega t plus alpha 2. समझ में आ रहा है? So what is alpha 1 minus alpha 2 in this case? 0 minus pi by 2, मतलब alpha 1 and alpha 2 का डिफरेंस चाहिए मुझे, is equal to 90 डिग्री. And what is cos of alpha 1 minus alpha 2? Cos 90 is equal to 0. शायद आपको पता है cos of minus theta is cos theta. तो आप alpha 1 minus alpha 2 लो या alpha 2 minus alpha 1 लो. समझ में आ रही है? Isn't it? So इसका मतलब है जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा R, वो इसका फॉर्मूला होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 इंटू a2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2. लेकिन जहां तक हमने यहाँ पर देखा है, दिस कॉस ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 कमिंग आउट टू बी 0, एंड देयरफॉर व्हाट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड? तो बाय द वे व्हाट इज एम्पलीट्यूड फर्स्ट? a1 इज इक्वल टू कितना दिया है? 3. a2 इज इक्वल टू कितना दिया है? 4. तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट व्हिच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्योंकि उन्होंने वो सेंटीमीटर में दिया है ना. y अगर सेंटीमीटर में है तो 3 और 4 भी सेंटीमीटर में आएगा, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर. ये डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने 12th से लिया हुआ है, आपको पूरा डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला जो है वो आपको एंड रिजल्ट उसका याद रख सकते हो आप लोग. इज दिस क्लियर टू यू ऑल? ये था 12th वाला क्वेश्चन. अगर 12th में हमने उस चैप्टर के बाद ये वाला क्वेश्चन किया होता तो आपको आसानी से समझ में आता है. यहाँ पर मैंने उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, इसलिए आपको थोड़ा सा वो ड्राउजी लग रहा होगा, बट इट्स इजी. द टू आइडेंटिकल साइनसॉइडल वेव्स ईच ऑफ एम्पलीट्यूड मतलब क्या है? a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर विथ ए फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री. फेज डिफरेंस मतलब अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इज 90 डिग्री. दिस इज फेज डिफरेंस. फेज डिफरेंस का मतलब होता है अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 या अल्फा 2 माइनस अल्फा 1. मतलब cos ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 0 हो गया. बराबर है क्या? व्हाट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड? द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय द सेम थिंग. व्हाट इज r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो r इज इक्वल टू बोलिए स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 200, मतलब 10 रूट 2 millimeter. So what is the answer here? B. Is this clear? Any doubts about that? चलिए, अगर मैंने आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला दिया होता तो आप बताइए फॉर्मूला कहाँ से आया, क्या आया? तो फिर मैंने इसलिए इसका बेसिक आपको मैथमेटिकल प्रोसेसिंग दिया, which you may not remember, you need not remember. लेकिन वो मैथमेटिकल प्रोसेसिंग किस बिना पर आधारित है? तो it depends upon the principle of superposition. उसका मतलब क्या है कि भाई दो वेव्स की वजह से वहां पर जो भी कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर सम ऑफ द टू. इसका यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल के साथ बता दिया. इज दिस क्लियर टू ऑल? ऑलराइट. तो बस दो क्वेश्चन आपको लग रहा होगा दो क्वेश्चन के लिए इतनी क्या माथा पीछे, बट उसके पीछे वो रीजन था.